चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? ठीक। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग पूरा देखते नहीं हैं वीडियो को, और पूरा देखोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर बाद में यदि आप सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे करके, ठीक है, तो बाद में जब देखोगे तो आपको फिर से वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर से वही सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे अच्छा यही है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि आपकी गर्मी छुट्टी में तैयारी करवाई जा रही है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, और जिनको समझना है वो समझ जाएँगे, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे प्रोटीन हमने बना लिया था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे जीन का नियंत्रण। ठीक है जी, जीन का नियंत्रण, जीन का रेगुलेशन अपन को करना है। ठीक, जीन का रेगुलेशन कैसे करेंगे? जीन का रेगुलेशन हम कैसे करेंगे? जीन का नियंत्रण मतलब कौन सा जीन कब प्रोटीन बनाएगा, कब नहीं बना पाएगा। ठीक है, प्रोटीन बनेंगे तो उसके लिए क्या क्या एंजाइम चाहिए। ठीक है ना, कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को करने के लिए जीन के रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जीन के नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ता है? लैक ऑपरेरॉन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? लैक ऑपरेरॉन करना पड़ता है। अब इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस का लैक ऑपरेरॉन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे जो लैक ऑपरेरॉन रहेगा वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों लैक ऑपरेरॉन हालांकि सेम मिलते जुलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लैक ऑपरेरॉन है वो थोड़ा सा ही डिफरेंट रहेगा उस वाले लैक ऑपरेरॉन से। ठीक है, तो ये लैक ऑपरेरॉन को अपन को आज देखना है। ठीक, चलिए अब जीन रेगुलेशन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है जी, जीन रेगुलेशन दो तरीके का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक, नॉन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट जो होता है वो मदर टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूट जो होता है वो मदर टाइप का होता है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूट जो होता है उसको लग्जरी कहा जाता है। ठीक है, लग्जरी। ठीक है, लग्जरी कहा जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूट नॉन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? ठीक है, जीन का रेगुलेशन। अब देखिए हमारी बॉडी है या प्रोकैरियोट की बॉडी है, यूकैरियोट की बॉडी है, वहां पे जीन का रेगुलेशन करना है। ठीक है ना, तो क्या जीन का रेगुलेशन निरंतर होनी चाहिए? क्या चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्या उस पर ब्रेक लगाना चाहिए? ठीक है, तो यही प्रकार की प्रक्रिया जो होती है जीन का रेगुलेशन, मतलब जीन के बनने के नियंत्रित करती है, वही जीन रेगुलेशन कहलाता है। और दो तरीके का हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूट और नॉन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब ऐसे जीन होंगे, ठीक है जी, ऐसे जीन होंगे डीएनए की, वो जीन होंगे जो कंटिन्यू ऑन रहेंगे। ठीक है जी, क्या रहेंगे? रेगुलर ऑन रहेंगे। पेन कैसे नहीं चल रहा है? ठीक, रेगुलर ऑन रहेंगे। और नॉन कॉन्स्टिट्यूट जीन ऐसे जीन होते हैं जो ऑन और ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, ऑन और ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑन और ऑफ का ये मतलब होता है कि कब वह काम कर रहा है, कब वह काम करना रोक रहा है। ठीक है, तो यही ऑन और ऑफ जीन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूट जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूट जीन। अब ये वर्ड मैं आगे बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये वर्ड मैं आगे बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वहां पे काम आएगी। ठीक, अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में हो सकता है जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब यदि जीन का रेगुलेशन करना है, मैं जीन का बनना रोकना चाहता हूँ। ठीक है, जीन का बनना रोकना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जैसे प्रोकैरियोट देख रहे हो तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? एमआरएनए नहीं बन पाएगा, एमआरएनए नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूँ? ट्रांसलेशन को भी रोक देता हूँ। ठीक है जी, ट्रांसलेशन को भी रोक देता हूँ, ट्रांसलेशन रुकेगा तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तीसरा मैं क्या करता हूँ? तीसरा मैं क्या करता हूँ? एमआरएनए जो बना हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद यदि एमआरएनए बना है, ठीक है, ये सेल है, प्रोकैरियोट देख रहे हैं ना? ठीक है, अब इसमें क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। यूकैरियोट में यदि देखें, ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजो ही मत। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म में भेजो मत, तब ये क्या हो जाएगा? ना तो ट्रांसलेशन होगा, ना तो प्रोटीन बनेगा, ना ही जीन का रेगुलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एमआरएनए मत बनाओ, ट्रांसलेशन मत करो। ठीक है, एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर मत भेजो। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर मत भेजो। और एमआरएनए में क्या करो? स्प्लाइसिंग मत करो, स्प्लाइसिंग मतलब काटना छाटना, कैपिंग मत करो, टेलिंग मत करो। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करने से क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें नहीं करने से क्या हो जाएगा? आपका जीन का रेगुलेशन थोड़ा बहुत रुक जाएगा, या जीन के रेगुलेशन मतलब रोकने की प्रक्रिया यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, रोकने की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है? जीन का रेगुलेशन किया जाता है। ठीक, अब इस जीन के रेगुलेशन में अपन को क्या पढ़ना पड़ता है? ओपेरॉन मॉडल पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, ओपेरॉन मॉडल यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो याद रखेंगे, लैक ओपेरॉन जो मॉडल होता है, ठीक है जी, लैक ओपेरॉन जो मॉडल होता है वो हमेशा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है जी, लैक ओपेरॉन जो मॉडल होता है वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, यूकैरियोट में ये नहीं पाया जाता। ठीक है जी,
ये यूकेरियोट में नहीं पाया जाता। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक, इसको भी मिटाते हैं, ठीक, ये मिट गया। ठीक, अब हमको क्या देखना है, लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन मॉडल किसका, जीन के नियंत्रण का, ठीक है जी, जीन के नियंत्रण का, ठीक। तो जीन का नियंत्रण बेसिकली क्या है, जीन का नियंत्रण बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो प्रोटीन बनाना और प्रोटीन के बाद एंजाइम का निर्माण करना, ठीक है जी, प्रोटीन के बाद एंजाइम का निर्माण करना। तो एंजाइम जो होगा वो जो भी फूड मटेरियल होगा, ठीक है जी, फूड मटेरियल होगा उसको तोड़ने के बाद उससे क्या बना लेगा, एंजाइम बहुत सारे बना लेगा। ये मुख्य कार्य होता है क्या, लैक ओपेरॉन का, ठीक है जी। ये किसका मुख्य कार्य होता है, लैक ओपेरॉन का ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने जो देखा था, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन मत करो, ट्रांसलेशन मत करो, एमआरएनए मत बनाओ, वो यूकेरियोट के लिए था, ठीक है जी, वो यूकेरियोट के लिए था, क्योंकि एमआरएनए को बाहर निकालना है, एमआरएनए को बाहर निकालने से रोकना है, तो एमआरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो यूकेरियोट के लिए था। जबकि प्रोकैरियोट में केवल और केवल क्या किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या हो जाता है, प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म ही होता है, ठीक है, तो इसमें केवल एमआरएनए का बनना रोका जा सकता है, ठीक है, इस वजह से प्रोकैरियोट्स में केवल ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जीन का रेगुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है, लैक ओपेरॉन मॉडल देखना है, ठीक है जी, लैक ओपेरॉन मॉडल देखना है। तो ये किसने दिया था, जैकब एवं मोनोड ने दिया था, ठीक है जी, जैकब एवं मोनोड ने दिया था, किस पे दिया था, इश्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पे दिया था, ठीक है जी, इश्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पे दिया था। और इश्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में क्या इन्होंने देखा, इंड्यूसर प्रोटीन, ठीक है जी, इंड्यूसर प्रोटीन, इंड्यूसर प्रोटीन, ठीक है। इंड्यूसर प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, इंड्यूसर प्रोटीन वे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इंड्यूसर जो होते हैं, इंड्यूसर प्रोटीन वे प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं ताकि प्रक्रिया संपन्न हो पाए, ठीक है। तो ये इंड्यूसर प्रोटीन करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक होता है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर मतलब क्या हो जाता है, दमनकारी, ठीक है जी। रिप्रेसर प्रोटीन मतलब दमनकारी, दमनकारी मतलब क्या कर देना, रोक दे, ठीक है। इंड्यूसर मतलब प्रेरक प्रोटीन, ठीक है, इंड्यूसर मतलब क्या हो जाएगा, प्रेरक प्रोटीन, और रिप्रेसर मतलब क्या हो जाएगा, दमनकारी प्रोटीन। तो ये दमनकारी प्रोटीन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, प्रक्रिया रुक जाती है, एंजाइम के बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और इंड्यूसर प्रोटीन मतलब प्रेरक प्रोटीन, प्रेरक प्रोटीन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है और एंजाइम का निर्माण होता है। समझ में आ गया। तो ये लैक ओपेरॉन के मुख्य कार्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, लैक ओपेरॉन के मुख्य कार्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक। अब लैक ओपेरॉन में 3 प्रकार के जीन होते हैं, प्रमोटर जीन, ठीक है, प्रमोटर जीन और प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये 2 प्रकार के जीन्स यहाँ पे, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन, ये 4 प्रकार के जीन अपन को देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे किसमें, जब हम बायोटेक्नोलॉजी में इसको पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, जैकब और मोनोड ने जब इशीरिया कोलाई की खोज की थी, इशीरिया कोलाई में लैक ओपेरॉन की खोज की थी, तो उन्होंने देखा कि जब इशीरिया कोलाई को, ठीक है, इशीरिया कोलाई को एक फूड मटेरियल दिया गया, लैक्टोज, ठीक है जी, लैक्टोज दिया गया, ठीक है। इशीरिया कोलाई को जब लैक्टोज दिया गया, इशीरिया कोलाई को जब लैक्टोज दिया जाएगा, ठीक है, ये इशीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया, लैक्टोज जब इसको दिया जाएगा तो यह क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में जी, एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है जी, एंजाइम की उपस्थिति, मतलब लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज भोजन है, भोजन को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए क्या लगेगा, एंजाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को देखते हुए उन्होंने लैक ओपेरॉन दिया, ठीक है जी, इसी प्रक्रिया को देखने के लिए उन्होंने लैक ओपेरॉन दिया। तो बेसिकली मेन काम क्या होता है लैक ओपेरॉन का, एंजाइम का निर्माण करना, क्या करना, एंजाइम का निर्माण करना, और यह एंजाइम का निर्माण बहुत सारे प्रकार के जीन के नियंत्रण में होता है, ठीक है जी, जीन के नियंत्रण में होता है, ठीक है, जीन की क्या हो जाता है, नियंत्रण में होता है, जैसे प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ये बहुत सारे प्रकार के जीन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं और एंजाइम के रिलीज में मदद करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, ठीक, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अब लैक ओपेरॉन को अच्छे से देखते हैं, ठीक है, लैक ओपेरॉन को अच्छे से देखते हैं, ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा डीएनए, ठीक है, ये हमारा हमारा नहीं, बैक्टीरिया का डीएनए, प्रोकैरियोट का, और ये किसमें होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोकैरियोट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोकैरियोट में ही होता है, लैक ओपेरॉन हमेशा प्रोकैरियोट में ही होता है, ठीक है। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड। अब इस डीएनए के स्ट्रैंड में बहुत सारे प्रकार के जीन पाए जाते हैं, इस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी डीएनए में कहीं पे रेगुलेटर जीन होगा, कहीं पे प्रोमोटर जीन होगा, कहीं पे ऑपरेटर जीन होगा, ठीक है। यहाँ पे कंस्टिट्यूट जीन लिखा था और नॉन कंस्टिट्यूट जीन लिखा था, ठीक है।
वही जीन यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है, वही जीन यहाँ पे पाए जाएंगे। अब ये डीएनए का एक सेगमेंट है। अब इस डीएनए को मैं लैग ऑपरेरन बनाने वाला हूँ, मतलब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। बेसिकली ये वही, ठीक है, बेसिकली डीएनए का पार्ट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से लैग ऑपरेरन में आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा पी जीन, ठीक है, आई जीन, फिर पी जीन, फिर ओ जीन, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है जेड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है जेड वाई ए आता है शायद, ठीक, ठीक है, जेड वाई ए, ये इस प्रकार के, ये बेसिकली क्या है, ये डीएनए ही है, ये क्या है, डीएनए का ही सेगमेंट है, ठीक है। इस डीएनए के सेगमेंट में बहुत सारे प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक पीपो तक, पी आई पी ओ, ये सारे क्या जीन है, रेगुलेटर जीन, ठीक है, ये रेगुलेटर जीन है। और जेड वाई ये कौन सा जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, नियंत्रात्मक जीन, रेगुलेटर जीन मतलब नियंत्रात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन मतलब संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन मतलब क्या हो जाएगा, ये संरचना निर्माण करने प्रोटीन और एंजाइम का स्त्रावन करेगा, ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम का स्त्रावन करेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर। अब बेसिकली ये काम कैसे करेगा उसको देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो पी लिखा हुआ है ये प्रमोटर जीन, ठीक है, किसके लिए, इस आई प्रोटीन के लिए, ठीक है जी, प्रमोटर जीन है किसके लिए, आई प्रोटीन के लिए। अब ये भी प्रमोटर जीन है किसके लिए, ओ के लिए, ओ मतलब ऑपरेटर जीन के लिए, ठीक है, ओ मतलब ऑपरेटर जीन के लिए। तो इस तरीके से दो प्रमोटर, प्रमोटर मतलब प्रमोट करना, ठीक है जी, प्रमोटर मतलब क्या करना, प्रमोट करना, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो फिर से समझो, ये जो आई जीन है, आई जीन के लिए एक प्रमोटर यहाँ पे है और ओ जीन के लिए एक प्रमोटर यहाँ पे है। ऑपरेटर मतलब चालू करना, ठीक है जी, ऑपरेटर मतलब चालू करना, प्रमोटर मतलब प्रमोट करना, ठीक है। मतलब ये जो ऑपरेटर जीन है, ठीक है जी, ये जो ऑपरेटर जीन है यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने वाला है, ठीक है, ऑपरेटर जीन है यहीं पे कौन से जुड़ने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और धीरे धीरे करके यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हुए क्या बना लेगा, एमआरएनए बनाता जाएगा, ठीक है जी, एमआरएनए बनाता जाएगा। मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा ऐसे, और एमआरएनए के स्ट्रैंड ऐसे पीछे पीछे निकलते जाएंगे, ऐसे पीछे पीछे निकलते जाएंगे, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसी के साथ साथ एंजाइम का स्त्रावन करना रहेगा, ठीक है, इसी के साथ साथ क्या करना रहेगा, एंजाइम का स्त्रावन करना रहेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर में और यहाँ पे बना है, ठीक है। तो देखो पी आई पी ओ, फिर जेड वाई ए, यहाँ से यहाँ तक नियंत्रणात्मक जीन है, यहाँ से यहाँ तक संरचनात्मक जीन है, ठीक है। तो इसमें प्रमोटर अपन को दिख रहा है, ऑपरेटर भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, प्रमोटर भी। तो आई के लिए एक पी है, ओ के लिए एक पी है, प्रमोटर, प्रमोटर मतलब प्रमोट करना, ठीक है। अब ये पी आई जो दिख रहा है, पी आई जो दिख रहा है ये कंस्टिट्यूट वाला है, ठीक है, एक मिनट उसको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम धीरे धीरे करके इधर जाते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके इधर जाते जाएगा, जाते जाने के साथ साथ, जाते जाने के साथ साथ ये एमआरएनए का निर्माण करते जाता है, ठीक है जी, एमआरएनए का निर्माण करते जाता है। और उसी के साथ साथ जेड के द्वारा, वाई के द्वारा और ए के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है, ठीक है जी, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। अब ये एंजाइम किसके लिए आवश्यक है, जैसे ये एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, इधर लैक्टोज मीडियम हमने दे दिया है, ठीक है, लैक्टोज मीडियम हमने दे दिया है, लैक्टोज भोजन है, तो इस भोजन को तोड़ना है, किसमें तोड़ना है, ग्लूकोज में तोड़ना है, ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ना है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रकार के जो एंजाइम की जरूरत होती है वो जेड वाई ए के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो यही लैग ऑपरेरन का मुख्य कार्य है कि एंजाइम को रिलीज करना और जो भी भोज्य पदार्थ अपन को दिया गया है उसको तोड़ना, ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ दिया गया है उसको तोड़ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या क्या, आरएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ने के साथ साथ एमआरएनए बनता जाएगा, एमआरएनए बनाएगा तो ये प्रोटीन बना लेगा, प्रोटीन बनाने के साथ साथ लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रहेगा वो इसके द्वारा जेड वाई ए के द्वारा बनाता जाएगा। ये ओवरव्यू है किसका, लैग ऑपरेरन का, ठीक है, ये ओवरव्यू है क्या, किसका, लैग ऑपरेरन का, ठीक है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, ठीक है जी, ये इतना सरल नहीं है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना सरल नहीं है। यहाँ पे दो चीजें आती है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अब यहीं पे आएगा हमारा इंड्यूसर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन, दो तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बताया, पीआईपीओ जो होता है, पीआईपीओ जो होता है वो कंस्टिट्यूट प्रकार का जीन होता है, ठीक है जी, कंस्टिट्यूट प्रकार का जीन होता है। कंस्टिट्यूट प्रकार का जीन हमेशा ऑन रहता है, ठीक है जी, कंस्टिट्यूट प्रकार का जीन जो होता है वो हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इंड्यूसर जीन जो है, ठीक है, आई जीन जो है वो आई जीन क्या करेगा, आई जीन क्या करेगा, धीरे धीरे क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा जी, एमआरएनए बनाएगा, इस तरीके से एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है। और इस एमआरएनए से क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, ये प्रोटीन बन जाएगा। ये कौन सा प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन मतलब दमनकारी प्रोटीन, हिंदी में क्या हो जाएगा, दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी मतलब प्रक्रिया को रोक देना, प्रक्रिया को रोक देना, ठीक है। अब यदि देखिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया है, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के स्थान पर जुड़ जाता है, मतलब इस ऑपरेटर के स्थान पर जुड़ जाता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ और कैसा बना दे रहा हूँ, ये दमनकारी प्रोटीन के जैसा बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये दमनकारी प्रोटीन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये कहाँ चला गया, ये यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। माध्यम कौन सा मिला है इसको, लैक्टोज, लैक्टोज फूड दिया गया है, ठीक है, लैक्टोज दिया गया है। अब उसको देने के बाद ये प्रकार की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, लाइकोग्रान के द्वारा हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा, फिर से समझो, ये पी आई और पी ओ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट प्रकार का जीन होता है जो हमेशा और रहता है, और रहने की वजह से यहाँ पे ये हमेशा mRNA और प्रोटीन बनाते रहते हैं, हमेशा mRNA और प्रोटीन बनाते रहता है। तो सबसे पहले ये आई के द्वारा, आई के प्रमोटर रीजन के द्वारा क्या बना लिया जाएगा, mRNA बना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट मतलब मदर वाला बताया था, मदर है जो हमेशा और रहता है, ठीक है। mRNA बना लिया, ये mRNA बन चुका है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोटीन का क्या नाम है, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, दमनकारी प्रोटीन, ठीक है। अब ये दमनकारी प्रोटीन जो होता है वो कहाँ जुड़ जाता है, ऑपरेटर रीजन में जुड़ जाता है, ठीक है जी, ऑपरेटर रीजन में जुड़ जाता है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रक्रिया को क्या कर देता है, बाधित कर देता है, बाधित कर देता है, ठीक है। मतलब रिप्रेशन प्रोटीन की उपस्थिति में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जगह क्या जाता है, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन आ जाता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आने से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो इधर नहीं जा पाता, इधर नहीं जा पाता, इधर नहीं जा पाता। अब इधर जाएगा नहीं तो यहाँ से एंजाइम बनेगा ही नहीं, इधर जाएगा नहीं तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दमनकारी प्रोटीन मतलब दमन करना, रोक देना, दमनकारी प्रोटीन के द्वारा अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अनुलेखन, अनुलेखन मतलब अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, जिससे mRNA भी नहीं बनता और एंजाइम भी नहीं बन पाता। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इंड्यूसर प्रोटीन का काम यहाँ पे खत्म, रिप्रेसर प्रोटीन का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इंड्यूसर प्रोटीन, ठीक है जी, इंड्यूसर प्रोटीन, ठीक है, इंड्यूसर प्रोटीन, इंड्यूसर मतलब प्रेरक, ठीक है। अब इसको करने के लिए जब लैक्टोज का प्रोटीन जो होता है, ठीक है जी, लैक्टोज का प्रोटीन यहाँ पे जब जुड़ जाता है, ठीक है, लैक्टोज का प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, जब लैक्टोज यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, जब लैक्टोज यहाँ पे जुड़ जाता है, अब जब इसको लैक्टोज मीडियम मिलता है, लैक्टोज मीडियम मिलता है तो लैक्टोज जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, लैक्टोज होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जब लैक्टोज जुड़ता है, ठीक है, तो यह रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पे नहीं जुड़ पाता, ठीक है जी, यहाँ पे नहीं जुड़ पाता। तो लैक्टोज जब होता है, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज शुगर जो होता है जब रिप्रेसर प्रोटीन में जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, ठीक है। अब यह रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है, अब यह रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास नहीं जुड़ पाता है। ऑपरेटर के पास नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वापस आ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वापस आने की वजह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन यहाँ पे करेगा, ठीक है। जेड के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक है। वाई के द्वारा परमीएज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज, इसके द्वारा परमीएज एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, लाइकोग्रान की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब जब इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे और अच्छे से, तब वहाँ पे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ओपरान का यही कार्य है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज यहाँ पे रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ इस प्रोटीन में क्या रहता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रोटीन में क्या रहता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है। तो बेसिकली लैक्टोज जो है, बेसिकली लैक्टोज जो है वो वही इंड्यूसर प्रोटीन का काम कर रहा है, बेसिकली लैक्टोज जो है वही इंड्यूसर प्रोटीन का काम कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, जे के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सारे जे वाई ये क्या है, जीन्स है, कौन से जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन्स है, ठीक है। वाई के द्वारा परमीएज, इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक है। और ये किसमें हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, प्रोकैरियोट में हो रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है जी, ये प्रोकैरियोट में हो रहा है। प्रोकैरियोट मतलब ये इशीरिया को लेकर डीएनए है और उसी में ये सारी चीजें हो रही, समझ में आ गया। अब दो स्टेप यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है जी, दो स्टेप यहाँ पे दिए जाते हैं। अब इतना होने पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, लैक्टोज शुगर जो था, ठीक है जी, यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ, लैक्टोज शुगर जो था वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा, ठीक है जी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा और इसको एनर्जी मिल जाएगी, समझ में आएगा। तो बेसिकली काम क्या था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना और एंजाइम को रिलीज करना, ठीक है, यही लाइकोग्रान कहलाता है, ठीक है, यही लाइकोग्रान कहलाता है, जिसमें संरचनात्मक जीन और नियंत्रणात्मक जीन की क्या पाई जाती है, उपयोगिता पाई जाती है, समझ में आ गया, ठीक। चलिए
अब दो केस यहाँ पे दिखाया जाता है, लैक ऑफ ब्राउन कब काम करेगा। पहला केस यहाँ पे रहता है जब इंड्यूसर अनुपस्थित हो, ठीक है, जब इंड्यूसर अनुपस्थित हो, इंड्यूसर अनुपस्थित हो तो फिर से देखो चित्र बना लो फटाफट से, PIPOZYA, ठीक है। PI कौन सा कंस्ट्रक्टिव वाला है, तो ये क्या बना लेता है, mRNA बना लेता है, mRNA से क्या बन जाता है, प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। इंड्यूसर अनुपस्थित, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज जो है प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं है, जिसमें सिग्मा फैक्टर है। अब ये नहीं है, ये नहीं होने की वजह से यहाँ कहाँ जुड़ जाएगा, ऑपरेटर पे जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को बाधित करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन प्रोटीन नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया। तो पहला केस है जब इंड्यूसर अनुपस्थित है, मतलब लैक्टोज अनुपस्थित है, लैक्टोज अनुपस्थित है तब ना तो प्रोटीन बनेगा और ना ही एंजाइम बनेगा, ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। दूसरा, दूसरा स्थिति में क्या हो जाएगा, जब इंड्यूसर उपस्थित हो, इंड्यूसर उपस्थित हो मतलब लैक्टोज उपस्थित हो, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और इसकी प्रक्रिया को बाधित कर देता है। प्रक्रिया को बाधित करने की वजह से यह ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाता, ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाता तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने की वजह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर इमेज ट्रांस एसिटाइलेज रिलीज किया जाता है। समझ में आएगा। तो इस तरीके से लैकोपेरोन का काम होता है, ठीक है, इस तरीके से लैकोपेरोन का काम होता है। और इसी से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नेट में पूछा गया था कि लैकोपेरोन में इंड्यूसर प्रोटीन कौन सा होता है, लैक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, ठीक। एकदम छोटी सी बात है लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, लैक्टोज था, गैलेक्टोज था, ग्लूकोज था, क्या था, ठीक है। तो इस वजह से एकदम बारीक चीज है, इसको याद रखना है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और यदि एक और क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, ये बैक्टीरिया है, इस तरीके से बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसको लैक्टोज की जगह ग्लूकोज दे दिया, ठीक है जी, लैक्टोज की जगह ग्लूकोज दे दिया गया तो लैकोपेरोन चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, लैकोपेरोन चलेगा कि नहीं चलेगा, 3, 2, 1 बताइए। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको ग्लूकोज ही तो बनाना था, अल्टीमेटली इसको ग्लूकोज ही बनाना था, मतलब लैक्टोज जो था, लैक्टोज जो था इसको हमने दिया था तो उसको क्या बना रहा था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना रहा था ना। तो जब इसको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा, पका पकाया भोजन मिलेगा, तो ये कहाँ से लैकोपेरोन को चलाएगा, ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रेगुलेटर जिन प्रमोटर जिनको अपन को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आएगा। तो इस तरीके से कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीन का रेगुलेशन खत्म होता है, ठीक है, ठीक। अब आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। 1900 से चालू होता है, 1900 से चालू होता है 2003 तक, ठीक है, 2003 मतलब कितना साल हो गया, 13 साल तक, ठीक है, 13 साल तक यह चलता है, 13 साल तक चलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन काम कार्य क्या हो जाता है कि ह्यूमन के डीएनए के अंदर कितने प्रकार के जीन हैं और सभी जीन का क्या क्या नाम है, क्या क्या वैल्यू है, ये क्या क्या प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों का अध्ययन करने क्या कहलाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है, जिसमें 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर जो होते हैं, ठीक है जी, बेस पेयर होते हैं, मतलब लगभग कितने 20 से 25 हजार जीन्स का स्टडी करना और उसको क्या करना, उसको क्या करना, उसको उसका डाटा एनालिसिस करना, उसके क्या क्या काम है, क्या क्या प्रोटीन वो बनाते हैं, ठीक है। इतना सारा कुछ करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चालू किया गया था, ठीक है। और लगभग 100 पन्ने वाले पुस्तक का यूज किया गया। कितने पुस्तक लगे थे, 3000 पुस्तक यहाँ पे लगे थे, ठीक है, जिसमें उसका डाटा अंकित किया, क्योंकि उस समय ना तो कंप्यूटर था ना तो कुछ था, ज्यादा वहाँ पे नहीं था, ठीक है। इस वजह से इसको पुस्तक में अंकित किया है कि कौन सा प्यूरिन है, कौन सा ल्यूसिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ठीक है, कौन सा कैप में पाया जाएगा, कौन सा टेल में पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा अनुलेखन अनुवादन को प्रारंभ करेगा, बंद करेगा, ठीक है, श्रृंखला प्रारंभन को डाउन, श्रृंखला समापन को डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे शामिल किया गया, ठीक है। अब कुछ कुछ टॉपिक और बचे हैं, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक और बचे हैं जिसको अपन को करना है। मेथोडोलॉजी बचा हुआ है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा हुआ है, 2 टॉपिक बचा हुआ है, 2 टॉपिक के बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कैसे हुआ होगा, किस तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा डीएनए के खंडों को तोड़ा होगा और किस तरीके से उसका अध्ययन किया गया होगा, ठीक है, किस तरीके से उसका अध्ययन किया होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मेथोडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, मेथोडोलॉजी, ठीक। इसको क्या बोला जाता है जी, मेथोडोलॉजी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मेथोडोलॉजी। अब 2 तरीके से किया जा सकता है, मेथोडोलॉजी जो होता है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, मेथोडोलॉजी जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक। सबसे पहला सीक्वेंस इनिशिएशन, सीक्वेंस इनिशिएशन के द्वारा, मतलब सीक्वेंस 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 TATION, ठीक, इनिशिएशन, ठीक है। पहला किसके द्वारा किया जाता है, सीक्वेंस इनिशिएशन के द्वारा, ठीक है।
एक मिनट, सीक्वेंस एनोलेशन, सीक्वेंस एनोलेशन, ठीक है जी, किसके द्वारा? सीक्वेंस एनोलेशन। पहला क्या हो जाएगा? सीक्वेंस एनोलेशन, और दूसरा क्या हो जाता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रेट, ठीक है जी, एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रेट, एक्सप्रेस द सीक्वेंस ट्रेट, एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रेट के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस एनोटेशन किसके द्वारा दिया गया था? सेंगर एवं निकोल्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, सेंगर एवं निकोल्सन, ठीक, सेंगर एवं निकोल्सन के द्वारा दिया गया था, सेंगर एवं निकोल्सन के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक, सेंगर के द्वारा दिया गया था, ठीक, सेंगर एवं निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। अब इसमें क्या किया जाता है? डीएनए लिया जाता है, ठीक है, डीएनए लिया जाता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है, ठीक है। फिर एमआरएनए के दो क्षेत्र होते हैं, पहला कोडिंग रीजन होता है, पहला कोडिंग रीजन होता है, दूसरा नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है ना, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होता है। अब कोडिंग रीजन से क्या निकाल लिया जाता है? कोडिंग रीजन जो होगा वो अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन अमीनो एसिड नहीं बना पाएगा। इस तरीके से कोडिंग रीजन के द्वारा ही क्या किया जाता है? अमीनो एसिड्स की जानकारी प्राप्त की जाती है और जीन्स की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस एसोसिएशन था जो सीक्वेंस वाइज चलता था, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फिर कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रेट, ठीक है जी, एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रेट। अब इसमें डीएनए लिया, डीएनए से एमआरएनए लिया, तो इसमें क्या कर लिया जाता है? डायरेक्ट एमआरएनए ले लिया जाता है, ठीक है जी, एमआरएनए ले लिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किया जाता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब क्या हो जाएगा? एमआरएनए किससे बना है? डीएनए से बना है ना, ठीक है। तो इस एमआरएनए से वापस क्या बना लिया जाएगा? डीएनए बना लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? डीएनए बोला जाता है। कौन सा डीएनए? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के बाद इससे क्या कर लिया जाता है? इस डीएनए की कॉपीज बना ली जाती है, ठीक है जी, इस डीएनए की क्या बना ली जाती है? इस डीएनए की कॉपीज बना लिए जाते हैं, और एक कॉपी से क्या बना लिया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया जाता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया जाता है यहाँ पे, ठीक। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जानने से अपन को डायरेक्ट क्या पता चल जाता है? सीक्वेंस पता चल जाता है, ठीक है जी, डायरेक्ट क्या पता चल जाता है? सीक्वेंस पता चल जाता है कि कौन सा जीन कहाँ पे स्थित है। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था? डीएनए था, ठीक है, डीएनए से क्या बना था? एमआरएनए बना था ना, ठीक है। तो हम पहले डीएनए क्यों खोजे? पहले डीएनए क्यों खोजे, फिर एमआरएनए खोजे, फिर कोडिंग एरिया, नॉन कोडिंग एरिया खोजे? ऐसा क्यों करे जबकि हमारा काम डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है, ठीक है। डीएनए था, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के नाइट्रोजनी बेसिस या जीन के हिसाब से एमआरएनए बनता है, ठीक है। यदि हमको डीएनए के जीन्स के बारे में जानकारी लेनी है तो हम एमआरएनए से सीधा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके सीडीएनए बना लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब ये सिंगल डीएनए होगा, सिंगल डीएनए से हमने क्या बना लिया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अपन को यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेसिस है उसकी जानकारी प्राप्त होगी, AGCT इस तरीके से प्राप्त होगा। इस तरीके से जीन्स के बारे में अपन ने डायरेक्ट यहाँ से जान लिया, ठीक है। तो ये मेथडोलॉजी कहलाता है किसके लिए? किसके लिए जी? जीन के लिए, ठीक है। तो जीन के लिए, जीन को जब खोजा गया था तो इस तरीके से खोजा गया था, ठीक है, जीन को जब खोजा गया था तो इस तरीके से यहाँ पे खोजा गया था, ठीक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो जाता है? ये बेसिकली क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति का डीएनए लगातार सेम सेम है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी दो व्यक्ति का डीएनए सेम सेम नहीं हो सकता, दो से अधिक व्यक्ति का डीएनए सेम सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस डीएनए के नाइट्रोजनी बेसिस में क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसी को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास तीन प्रकार के आदमी हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके जीन्स के बारे में अपन को देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसे तीन नाम हम देख लेते हैं, मंजू है, रवि है, ठीक है, और एक क्या नाम लिखे? माही, ठीक है। ये तीन प्रकार के नाम है, तीन प्रकार के नाम है, तीनों का डीएनए हम देख लेते हैं। ये तीनों का डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, AAT, यहाँ पे लिख लेते हैं GCA, ठीक है, AAT GCA, AAT GCA। ये तीन प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके डीएनए इस तरीके से हैं, लेकिन एक डीएनए यहाँ पे चेंज होता है, एक डीएनए का नाइट्रोजनी बेसिस यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से ही क्या हो जाता है? सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होना जरूरी है, ठीक है, ऐसा होना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है? जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजनी बेसिस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे वैलिन के स्थान पर ग्लूटामिन आ जा रहा था तो सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा था, ठीक है, SCA यहाँ पे हो जा रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आएगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भी अपन को याद रखनी है, ठीक है, ये बात भी अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है।
अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है, डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक, तो इस तरीके से इसको खोजा गया था। ठीक है, इस तरीके से इसको खोजा गया था, जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया था। जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले नाइट्रोजनी बेसिस को खोजा गया, डीएनए को देखा, डीएनए को काटे, काटने के बाद उसके अंदर जो भी जीन था उसको देखे, बहुत सारे बेस पेयर हैं। ठीक है, 20 से 25,000 जीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। सभी जीन्स को देखना कि हाँ ये कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, क्या इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारा चीज पता करने से क्या हो गया कि ह्यूमन के प्रत्येक जीन जो है वो कौन सा काम कर सकता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, कौन सा प्रोटीन बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी वजह से जीन की मैपिंग की जा सकती थी। ठीक है, जीन की मैपिंग मतलब कहाँ से किस जीन को क्या किया जाए ताकि क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, जीन की मैपिंग यहाँ पे किया जा सकता था। जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जैसे वैलिन के स्थान पर ग्लूटामिन आ गया था। कैसे पता किए, इसी के द्वारा ही पता किए, जीन मैपिंग के द्वारा पता किए, ह्यूमन जीनोम के द्वारा पता किए। समझ में आ गया। तो जब ह्यूमन के बारे में पता चलेगा तो बहुत सारे और अदर प्रकार के प्लांट और एनिमल्स के जीन के बारे में भी खोज की गई होगी। ठीक है, और खोज करने से उनकी विशेषताओं के बारे में पता चला होगा। ठीक है, फिर दोनों को मर्ज करके देखा होगा कि हाँ क्या इसका इसमें कर सकते हैं, इसका उसमें कर सकते हैं, क्या इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, या मेडिकल फील्ड में क्या क्या यूज यहाँ पे किए जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक क्षेत्र में यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, पैथोलॉजिस्टिक क्षेत्र में क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोग यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है क्या हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, क्या टॉपिक बच जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा टॉपिक आ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसको हम कहाँ पढ़ेंगे जी, इसको हम और कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम और कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बाद बायोटेक्नोलॉजी ही चैप्टर ही चालू करने वाले हैं। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ही यहाँ पे चालू करने वाले हैं। ठीक, और ये किसने खोजा था, एलेक्स जेफ्रिक ने खोजा था। ठीक है जी, एलेक्स जेफ्रिक ने खोजा था। ठीक है, एलेक्स जेफ्रिक ने खोजा था। ठीक, एलेक्स जेफ्रिक नामक वैज्ञानिक। ठीक है, इसको फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है। इंडिया में लालजीत सिंह ने इसको खोजा था। ठीक है, लालजीत सिंह ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इंडिया में लालजीत सिंह ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए लिया जाता है। ठीक है, डीएनए को क्या किया जाता है, स्प्लाइस किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, डीएनए को कट किया जाता है, डीएनए के सेगमेंट इस तरीके से बना लिया जाता है। कटिंग या स्प्लाइसिंग किसके द्वारा किया जाता है, आरई। याद रखेंगे, आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, के द्वारा किया जाता है। डीएनए को काटना है, डीएनए को काटने के लिए जो कैंची की आवश्यकता होती है वो आरई एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहा जाता है। एक नंबर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है जी, हर बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, हर बार इसको पूछा जाता है। तो डीएनए को हमने कट कर लिया, कट करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूज मैंने बार बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ। ठीक है, 1000 बार बता चुके हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हो जाता है, जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी वाले होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लो डेंसिटी वाले होते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी वाले होते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो हाई डेंसिटी की मात्रा कम रहती है, हाई डेंसिटी की मात्रा कम रहती है, और लो डेंसिटी की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, और यही लो डेंसिटी की मात्रा वाला ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है हमको, चोर का पता लगाना है, अपराधी का पता लगाना है, तो ये हाई डेंसिटी वाला कोई काम का नहीं, काम का है लेकिन उतने ज्यादा काम का नहीं, लो डेंसिटी वाला ज्यादा काम का रहता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ही क्या किया जाता है, लो डेंसिटी वाले डीएनए को मैच किया जाता है। ठीक है जी, मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद क्या कर लिया जाता है, अपराधी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा नहीं है, ये वाला फिंगरप्रिंट नहीं है, ऐसा थंब वाला नहीं है जी। ठीक है, थंब वाला नहीं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेल के अंदर जो डीएनए है उसको मैच करना। ठीक है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, कभी भी दो व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा डीएनए आपका डीएनए मैच नहीं हो सकता। यदि मैं चोरी किया हूँ कहीं पे, ठीक है, मेरा सैंपल किसी बैंक में गिर गया या कहीं पे भी मैंने चोरी किया, वहां पे मेरा सैंपल गिर गया, जैसे हेयर का सैंपल गिर गया, हेयर भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अलग किया जाएगा। ठीक है, सेल को न्यूक्लियस को अलग किया जाएगा, डीएनए लाया जाएगा, स्प्लाइसिंग किया जाएगा, आरई के द्वारा सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी वाला मिल जाएगा। लो डेंसिटी वाले के साथ मेरा सैंपल, अब उसको तो पता नहीं है मैं हूं या कौन है, सबका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लिए जाने के बाद उसके भी डीएनए अलग किया जाएगा, सेम इसी तरीके से। फिर डीएनए के प्रूफ बनाए जाएंगे। ठीक है, डीएनए के प्रूफ बनाए जाएंगे। ठीक है, डीएनए के प्रूफ बनाए जाने के बाद डीएनए को स्प्लाइस किया जाएगा, उसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जाएगा। हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के बाद इसका डीएनए, जो सैंपल मिला था उसका डीएनए, और जो प्रोब मैंने बनाया था मतलब मेरा वाला डीएनए, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाएगा, फिर से हाइब्रिडाइज कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, एक्सरे फिल्म के द्वारा देखा जाएगा, और एक्सरे फिल्म के द्वारा देखने से सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है जी, सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है, ठीक है। अब आप मेरे को क्या बता सकते हैं लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्यों है, ठीक है। अब ये मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा कि लो डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी क्या है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इस तरीके से डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग यहाँ से की जाती है, ठीक। किसके द्वारा किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, डीएनए में रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का क्या अर्थ होता है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनिक बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। एक होता है टैंडम रिपीट और एक होता है इंटर स्पर्श्ड रिपीट, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए देखिए क्या होता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए टी ATCG हो रहा है, ATCG हो रहा है, फिर ATCG हो रहा है, ठीक है। ATCG हो रहा है मतलब एक निरंतर अनुपात में रिपीट हो रहा है, एक निरंतर अनुपात में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको टैंडम रिपीट कहा जाता है जी। इसको क्या बोला जाता है, टैंडम रिपीट इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, टैंडम रिपीट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं में क्या हो जाए, थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, जैसे ATCG, फिर A आ गया, फिर ATGC हो गया, फिर UCA आ गया, फिर ATGC हो रहा है, ठीक है। तो ATCG यहाँ पे, ATCG यहाँ पे, ATCG यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इंटर स्पष्ट रिपीट, इंटर स्पष्ट रिपीट इसको कहा जाता है, ठीक है जी। इंटर स्पष्ट रिपीट इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, इंटर स्पष्ट रिपीट इसको कहा जाता है, ठीक है। या इसको बेस रिपीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस रिपीट, ठीक है जी। बेस रिपीट इसको कहा जाता है। ज्यादा काम का कौन है, ये वाला टैंडम रिपीट वाला ज्यादा काम का है, ठीक है जी। टैंडम रिपीट जो है वो ज्यादा काम का है, ठीक है। अब ये बेस रिपीट, इसको बेस रिपीट भी कहते हैं, ठीक है, बेस रिपीट भी कहते हैं। अब ये जो टैंडम रिपीट है ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने बेस पेयर होते हैं, लगभग 64 होता है ना, 64 होता है। 64 में कितने काम का होता है, 61 काम का होता है, ठीक है जी। 61 काम का होता है। अब 61 को हम 60 मान लेते हैं, ठीक है, 61 को 60 मान लेते हैं, ठीक है। यदि यह टैंडम रिपीट लार्जर नंबर पे हो रहा है, ठीक है, 11 से 60 के बीच में हो रहा है, ठीक है, 11 से 60 मतलब बहुत लंबा, पहले 11 से 60 को, फिर 11 से 60, फिर 11 से 60, ठीक है, 11 से 60, तो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कौन सा रिपीट बोलेंगे, ठीक है। बड़ा हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो 11 से 60 के बीच में होता है तो इसको मिनी सैटेलाइट कहा जाता है जी, याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, मिनी सैटेलाइट बेस पेयर, ठीक है, मिनी सैटेलाइट बेस पेयर कहा जाता है। और यदि यही रिपीट, यही बेस पेयर का रिपीट 1 से 6 हो रहा है, मतलब ATGCA, 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 इस तरीके से यदि हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, इसको मिनी, मिनी का छोटा, मतलब ये छोटा है, 11 से छोटा है ना ये, तो ये माइक्रो सैटेलाइट हो जाएगा, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है जी। इसको माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक। माइक्रो सैटेलाइट मतलब मिनी से भी छोटा वाला डीएनए के बेस पेयर, ठीक है जी। मिनी से भी छोटा वाला डीएनए के बेस पेयर रिपीट, टैंडम रिपीट, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, VNTP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम रिपीट मतलब लगातार जो भी बेस पेयर रिपीट हो रहा है उसी को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, VNTP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। अब जब डीएनए का बेस पेयर लिया जाएगा तो यही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को लिया जाएगा, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को कहा जाए, लिया जाएगा, ठीक है। और यही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ही, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट प्रत्येक जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है जी। प्रत्येक जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है प्रवीण नाम है, ठीक है, किसी का पुष्कर नाम है, ठीक है। तो प्रवीण और पुष्कर दोनों का VNTP अलग अलग होगा, ठीक है, उन दोनों का टेंडम रिपीट अलग अलग होगा, एक में ये हो सकता है, एक में ये हो सकता है जी, ठीक है। तो इसी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के आधार पर मैच किया जाता है। मैच करने के बाद हमको अपराधी का पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उसका आधार है, आधार है मतलब किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं डीएनए। डीएनए को क्या किया जाएगा, कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, छोटे छोटे खंड यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे खंड में बेस पेयर होंगे, उसको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का चयन किया जाएगा, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, चयन करने के बाद इसको एगर जेल में रन कराया जाता है, ठीक है जी। एगर जेल में क्या किया जाता है, रन कराया जाता है, ठीक है, रन कराया जाता है। एगर जेल में किसके आधार पे, साइज के हिसाब से, ठीक है, साइज के हिसाब से और चार्ज के हिसाब से, कौन से में प्लस चार्ज है, कौन से में माइनस चार्ज, एगर जेल इस तरीके से होता है,
ठीक है। एगर जेल यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें बड़े वाले जो होते हैं वो बड़े साइज नीचे की तरफ रहते हैं, और जो छोटे साइज के जो डीएनए होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए के सेगमेंट को क्या कर लिया जाता है, यहाँ से पृथक कर लिया जाता है। डीएनए के सेगमेंट को पृथक कर लिया जाता है। ये आरओपी का डीएनए, ठीक है। ये किसका डीएनए है, आरओपी का डीएनए, ठीक है। अब एगर जेल में रन कराने के बाद हम क्या करेंगे, एगर जेल में रन कराने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। एगर जेल में रन कराने के बाद सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन मतलब अलगाव कर लेंगे, ठीक है। बड़ा साइज का छोटा साइज का अलग। सेपरेशन करने के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीएस डीएनए, ठीक है, डीएस को डबल स्टैंडर्ड को डबल एस लिख दिया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में चेंज किया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज किया जाता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो डीएनए है उसको किधर चेंज किया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड में बदल दिया जाएगा, इस तरीके से 5353 में चेंज कर लिया जाएगा, ठीक है। 5353 में चेंज कर लिया जाएगा। अब इधर इतना करने के बाद डीएनए को लाने के बाद इधर से प्रोब लाया जाएगा, ठीक है। प्रोब क्या होता है आरोपी का, मतलब जो स्थान से प्राप्त किए गए हैं उसका सैंपल होता है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोब है ये व्यक्तियों का सैंपल, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इन सभी का डीएनए का प्रोब है। प्रोब मतलब डीएनए का छोटा खंड जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव क्यों है, ताकि ये एक्सरे फिल्म में दिखा जा सके, ठीक है जी। रेडियो एक्टिव ऐसा क्यों है, ताकि ये दिखा जा सके, ठीक है। तो डीएनए का प्रोब लाते हैं, ठीक है। डीएनए का प्रोब लाएंगे। अब प्रोब लाने के बाद क्या किया जाएगा, प्रोब जो लाते हैं, ठीक है, प्रोब जो लाते हैं वो कैसा होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है जिसमें ए टी जी सी है, तो प्रोब का डीएनए कैसा हो जाएगा, ए के साथ टी लगता है, टी के साथ ए लगता है, जी के साथ सी लगता है, सी के साथ जी लगता है। तो इस वाले डीएनए प्रोब का चूज किया जाएगा, ठीक है जी। इस वाले डीएनए प्रोब का चूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोब जो होता है वो रेडियो एक्टिव भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इतना करने के बाद प्रोब को और इस वाले डीएनए को, ठीक है जी, प्रोब को और इस वाले डीएनए को क्या कर लिया जाएगा, हाइब्रिडाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइज करना मतलब मिक्स कर लेना है। जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये पेरेंटल था और ये कौन सा है, हाइब्रिड, ये वाला है, प्रोब वाला है, ठीक है। तो प्रोब वाला इस तरीके से दोनों को मैच कर लिया जाएगा। हाइब्रिडाइज करने के बाद इसको क्या देखा जाएगा, एक्सरे फिल्म में देखा जाएगा, ठीक है जी, एक्सरे फिल्म में देखा जाएगा, ठीक है। एक्सरे फिल्म में देखने के बाद, एक्सरे फिल्म में देखने के बाद अपन को पता चल जाएगा कि हाँ ये आरोपी सही आरोपी है, मतलब यही इसका कातिल है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल लेवल पे, एकदम डीप लेवल पे आपको पढ़ाया है, ठीक है। और ये नीट लेवल की पढ़ाई है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीट में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी और आपका जो पुस्तक है उन दोनों का मिक्सअप करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी हम देख रहे हैं ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये पांचवा है या चौथा पांचवा है, कौन सा चैप्टर है पता नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। आप पूरा अच्छे तरीके से वीडियोस को देखिए। इसको हम प्ले लिस्ट के रूप में भी डाल देंगे, ठीक है, चैनल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और आप अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि वो अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमारे वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो रीच बढ़ेगा, ठीक है। और रीच बढ़ने से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो चैनल है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी किए कीजिए, ये टॉपिक यहाँ पे समझ नहीं आया है ऐसा करके, ठीक है। जो भी दिक्कत रहता है वहाँ पे कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत खुशी होगा कि हमारा जो फैमिली है वो 100 लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।